समझिए सियासी लड़ाई लालू वर्सेस नीतीश पर क्यों आई, उत्तराखंड में यूसीसी, बिहार में सियासत क्यों, महाकुंभ में अमित शाह का पवित्र स्नान, जिसके मायने आपको समझाएंगे। लेकिन शुरुआत सबसे पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर एक बार फिर से बिहार में चर्चा चल पड़ी है कि क्या वो होली के बाद राजनीति में आने वाले हैं। हालांकि सूत्र बताते हैं कि नीतीश कुमार के सक्रिय राजनीति में रहते इसकी संभावना कम है, क्योंकि नीतीश कुमार परिवारवाद के खिलाफ रहे हैं। दूसरी ओर निशांत खुद राजनीति में आने के पक्ष में नहीं है। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। पिताजी को, उनकी पार्टी को आप सब जनता वोट करें, फिर से लाएं, अच्छा काम करें। निशांत कुमार बिहार के सबसे कामयाब राजनीतिज्ञ और सबसे ज्यादा दिनों तक मुख्यमंत्री का पद संभालने वाले नीतीश कुमार के बेटे हैं। लेकिन बिहार के सबसे प्रभावी नेता के बेटे निशांत कभी राजनीति पर बात नहीं करते। हालांकि निशांत के राजनीति में आने को लेकर समय समय पर कयासबाजी का बाजार गर्म होता रहा है। एक बार बिहार में इस बात को लेकर चर्चा तेज है कि क्या होली के बाद राजनीति में आएंगे सीएम नीतीश के बेटे निशांत। देखिए, उनकी यदि इच्छा होगी तो अच्छा है, युवा है, पढ़े लिखे हैं, ऐसा तो नहीं कि मूर्ख है, तो आएंगे तो अच्छा ही होगा बिहार के लिए। जेडीयू के कई नेता और नीतीश कुमार के शुभचिंतक या फिर रिश्तेदार भी ये कहते रहे हैं कि निशांत को राजनीति में आना चाहिए। आंतरिक इच्छा है कि आए, तो इसका दबाव भी कह सकते हैं, दबाव तो देंगे, लेकिन दबाव यदि सुने तब ना। जब तक माननीय नहीं चाहेंगे, जब तक निशांत नहीं चाहेंगे, तब तक दबाव दे के ही क्या करेंगे। राजनीति पर बात न करने वाले निशांत कुमार को लेकर बिहार की राजनीति में चर्चा का बाजार तेज है। लेकिन इसी साल 17 जनवरी को निशांत ने अपने पिता के काम की तारीफ की, कहा उन्हें काम का इनाम मिलना चाहिए। लेकिन जब सवाल हुआ कि क्या वो राजनीति में आएंगे, तो निशांत ने उस सवाल को टाल दिया। चुनाव भी हो सकेगा तो पिताजी को, उनकी पार्टी को आप सब जनता वोट करें, फिर से लाएं, अच्छा काम करें। निशांत भी आएंगे पॉलिटिक्स में। निशांत को लेकर चर्चा का बाजार गर्म है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि नीतीश कुमार की सक्रिय राजनीति में रहते इसकी संभावना कम है, क्योंकि नीतीश कुमार खुद परिवारवाद के खिलाफ रहे हैं। दूसरी ओर निशांत भी खुद राजनीति में आने के पक्ष में नहीं है। पिताजी को ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 करें, फिर से लाएं, अच्छा काम करें। तो बिहार में निशांत राजनीति में आएंगे या नहीं, इसको लेकर इतनी चर्चा क्यों है, इसे समझने के लिए पहले आपको बिहार की राजनीति को समझना पड़ेगा और समय के पहिए को थोड़ा पीछे यानी कि 90 के दशक में ले चलना पड़ेगा। 1990 से बिहार की राजनीति 3 नेताओं के इर्द गिर्द घूम रही है। वो है आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद, रामविलास पासवान और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। लालू प्रसाद के राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में तेजस्वी यादव सामने आ चुके हैं। पार्टी के संविधान में परिवर्तन करके आरजेडी में तेजस्वी यादव को लालू प्रसाद के बराबर अधिकार भी दे दिया गया है। रामविलास पासवान के राजनीतिक उत्तराधिकारी हैं चिराग पासवान और उन्होंने खुद को प्रूव भी कर दिया है। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन होगा, ये अब तक नहीं पता चल सका है। ना तो उनके परिवार से कोई राजनीति में है और ना ही नीतीश कुमार ने साफ किया है कि कौन होगा उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी। अब निशांत की इतनी चर्चा क्यों, उसको भी समझिए। निशांत बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे हैं। नीतीश कुमार के रिश्तेदार ये चाहते हैं कि निशांत भी राजनीति में आए। शुभचिंतक ये चाहते हैं कि निशांत सक्रिय राजनीति में आए, लेकिन निशांत कुमार राजनीति में नहीं आना चाहते हैं। और दूसरी ओर खुद नीतीश कुमार भी हमेशा से परिवार विरोधी रहे हैं, मतलब परिवारवाद के खिलाफ बोलते रहे। अब सवाल है कि राजनीति में न आने की इच्छा रखने वाले निशांत क्या राजनीति में आने को तैयार होंगे। सवाल इससे भी बड़ा ये कि नीतीश कुमार परिवारवाद के विरोधी हैं, ऐसे में क्या वो अपने बेटे को राजनीति में आने की इजाजत देंगे। सच ये भी है कि निशांत राजनीति में आए तो परिवारवाद के आरोप लगेंगे। अगर परिवारवाद के आरोप लगे
तो नीतीश कुमार इसका क्या जवाब देंगे। सवाल यह भी कि नीतीश कुमार परिवारवाद के धुर विरोधी रहे हैं। अगर बेटा राजनीति में आए तो नीतीश कुमार बाकी नेताओं से कैसे अलग दिखेंगे। तो इन सवालों के जवाब भी कहीं ना कहीं देने ही पड़ेंगे। बढ़ते आगे और बात अगली खबर की। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने लालू प्रसाद पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने लालू प्रसाद को फादर ऑफ क्राइम बता दिया, जिसके बाद बिहार की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। हिंदुस्तान में प्राइज की घोषणा होना चाहिए, फादर ऑफ क्राइम। एनडीए आरजेडी की लड़ाई फादर ऑफ क्राइम तक आई। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने लालू प्रसाद पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने लालू प्रसाद को फादर ऑफ क्राइम बता दिया। कहा, जो पाप लालू प्रसाद ने अपनी सरकार के वक्त किया, आज एनडीए की सरकार उसे धो रही है। फादर ऑफ क्राइम। हमको तो लगता है कोई प्राइज अगर मिले लालू जी के परिवार को, तो एक ये भी हिंदुस्तान में प्राइज की घोषणा होना चाहिए, फादर ऑफ क्राइम। दिलीप जायसवाल के फादर ऑफ क्राइम वाले बयान पर सियासी घमासान भी शुरू हो गया है। दिलीप जायसवाल जी को अपने बारे में क्या ख्याल है? सबको पता है कि दिलीप जायसवाल जी, आप जिस मेडिकल कॉलेज के मालिक आज बने हुए हैं, वो मेडिकल कॉलेज आपको कैसे प्राप्त हुआ? आरजेडी और कांग्रेस के नेता बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। आरजेडी के नेता शक्ति यादव ने पलटवार करते हुए कहा है कि ग्रैंडफादर ऑफ क्राइम तो बीजेपी में है। तो क्राइम तो नस नस में है, भाजपा की नफरत नस नस में है, बताने की जरूरत नहीं है। जैसे नोबेल पुरस्कार तो क्या पद्मश्री तक काफी लोगों को मिल जाएगा क्राइम के मामले में। तो दूसरी ओर एनडीए के नेता दिलीप जायसवाल के बयान का समर्थन कर रहे हैं। जेडीयू नेताओं का कहना है कि सच कड़वा होता है, पर हाईकोर्ट ने लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के शासन को जंगल राज कहा था। सही शब्दों का प्रयोग दिलीप जायसवाल जी ने किया है। दरअसल कानून व्यवस्था के मुद्दे पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव नीतीश सरकार पर निशाना साधते रहे हैं, जिसका जवाब एनडीए नेता लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के शासनकाल के हालात की याद दिलाते हुए देते रहे हैं। एक बार फिर दिलीप जायसवाल ने उसी बात का जिक्र किया है जिसने बिहार की राजनीति को बेहद गरमा दिया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार, शैलेंद्र कुमार और दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो एनडीए आरजेडी की लड़ाई लालू वर्सेस नीतीश पर क्यों आई, उसके लिए पहले क्राइम को लेकर जो बहस चल रही है उसको सवालों के जरिए समझते हैं। 2025 चुनाव में क्राइम सबसे बड़ा मुद्दा है। 2025 में जनता की पसंद कौन बनेगा, ये बड़ा सवाल है। लालू प्रसाद के 15 साल वर्सेस नीतीश कुमार के 20 साल में बेहतर कौन है? लालू वर्सेस नीतीश, जनता की पसंद कौन, ये वो सवाल है जो उठ रहे हैं और इन्हीं सवालों के जरिए आरोप प्रत्यारोप भी जारी है। अब जो बीजेपी और जेडीयू की ओर से आरोप लगाए गए, उसके पीछे तर्क क्या दिया गया है उसको हम आपको समझाते हैं। क्योंकि जेडीयू और बीजेपी की ओर से पलटवार कर 2005 के पहले लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के शासनकाल का आईना दिखाया जाता है। अब आरोपों के जरिए 2005 से पहले और 2005 के बाद की तुलना वाली सियासत को समझिए। तब और अब में क्या क्या फर्क है। देखिए, नीतीश कुमार का शासनकाल और लालू प्रसाद के शासनकाल को जोड़कर देखा जाता है। इन दोनों में किसका शासनकाल बेहतर है ये बताने की कोशिश की जाती है, जिसमें कि तब की बात करें तो ये कहा जाता है कि लालू प्रसाद की जो सरकार थी उसमें संगठित अपराध हुआ करते थे, अपराध अब नहीं हो रहे हैं। इसके साथ ही नरसंहार की बड़ी घटनाएं लालू प्रसाद के सरकार में होती थी, हत्याएं अब नहीं हो रही हैं, ये कहा जा रहा है। अपहरण उद्योग बनने का आरोप लगता रहा है और अपहरण की घटनाएं कम हुई हैं नीतीश कुमार के शासनकाल में, ये कहा जाता रहा है। इसके साथ ही लालू राबड़ी के शासनकाल को याद दिलाते हुए एनडीए के नेता जो है उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि संगठित अपराध पहले होता था और अब जब से नीतीश कुमार की सरकार बिहार में है तब से अपराध जो है वो नहीं कम हो रहे हैं।
लेकिन आरोप अब आरजेडी की तरफ से भी लगाया जा रहा है और आरजेडी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अब जो है अपराध की संख्या बढ़ गई है। अब जबकि किसके समय में कितना क्राइम हुआ है इस बात की सियासत होने लगी तो आंकड़ों पर भी नजर डालना जरूरी हो जाता है। कुछ समय पहले जेडीयू ने नरसंहार के आंकड़े जारी कर आरजेडी पर पलटवार किया था। जेडीयू की ओर से जारी आंकड़ों के जरिए जानते हैं कि 1990 से लेकर 2005 तक लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के शासनकाल में क्या स्थिति थी। जेडीयू की माने तो 15 साल में 118 नरसंहार हुए थे और 674 लोगों की जानें गई थी। जिला वाइज अगर इन आंकड़ों को देखा जाए तो जहानाबाद में 26 नरसंहार हुए जिसमें 285 लोगों की जान चली गई। रोहतास में 5 नरसंहार हुए जिसमें 22 लोगों की जान चली गई। तो आरा में 31 नरसंहार हुए, 188 लोगों की मौत हुई। बक्सर में 2 नरसंहार हुए, 16 लोगों की मौत हो गई। पटना में 15 नरसंहार हुए जिनमें 96 लोगों की मौत हो गई। तो नालंदा में 4 नरसंहार हुए जिनमें 16 लोगों की मौत हो गई। ये आंकड़े जेडीयू की ओर से जारी किए गए थे। अपराध के मुद्दे पर आंकड़ों के जरिए आरजेडी को जवाब दिया गया था क्योंकि इस बार आरजेडी की तरफ से इसे बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। उत्तराखंड के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। देश में उत्तराखंड यूसीसी वाला पहला राज्य बन गया है। सीएम धामी ने यूसीसी पोर्टल लॉन्च कर दिया है। उत्तराखंड में लागू हुए यूसीसी को लेकर बिहार में भी राजनीति अब गर्माती चली जा रही है। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। आज ये बहुत ऐतिहासिक दिन है क्योंकि आज हम समाज में समानता स्थापित करने से उद्देश्य से बनाई गई समान नागरिक संहिता को देवभूमि उत्तराखंड में लागू करने जा रहे हैं। 27 जनवरी 2025 ये तारीख देश के इतिहास में दर्ज हो चुकी है। उत्तराखंड में यूसीसी कानून लागू हो गया है। यूसीसी यानी सामान्य नागरिक संहिता, आसान भाषा में कहें तो सभी नागरिकों के लिए एक जैसा कानून। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जैसे ही देवभूमि में इस कानून के लागू होने की घोषणा की, बिहार में सियासत सुलग गई। बीजेपी नेता और बिहार सरकार में मंत्री मंगल पांडे का कहना है कि हर राज्य को अपना फैसला करना है। हर राज्य को अपना निर्णय करना है। आज उत्तराखंड में ये लागू हुआ है तो मैं जरूर समझता हूं कि वहां के मुख्यमंत्री धामी जी ने उत्तराखंड राज्य और राष्ट्रहित को ध्यान में रख के अपने राज्य में ऐसी नीति बनाई। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने यह साफ कर दिया है कि वो ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर केवल राजनीति के आधार पर फैसला लेने के पक्ष में नहीं है। यह राष्ट्रीय आवश्यकता है। हमारी उम्मीद है कि ऐसे संवेदनशील सवाल पर केवल और केवल राजनैतिक रूप से देखा जाना नहीं आवश्यक है, बल्कि विविधता में एकता के मूल मंत्र को दृष्टिगत रखा जाना आवश्यक है। आरजेडी का आरोप है कि धामी सरकार ने बिना सहमति के ही अपनी मनमानी करते हुए इस कानून को लागू किया है। उत्तराखंड की सरकार आज यूसीसी लागू कर रही है। ये राज्य केंद्रित कैसे हो सकता है? ये तो आम सहमति भी नहीं बनाई गई है। ये बीजेपी की सरकारें कहीं पर निगाह है, कहीं पर निशाना। उत्तराखंड सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करके इतिहास रच चुकी है और अब इस पर सियासी बहस की चिंगारी भी भड़क चुकी है। पटना से शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो उत्तराखंड में लागू हुए यूसीसी यानी कि यूनिवर्सल सिविल कोड को समझने के पहले कानून को समझना जरूरी है। तो आइए अब उसको समझते हैं। दरअसल 2 तरह के कानून होते हैं। एक होता है क्रिमिनल कानून और दूसरा सिविल कानून। क्रिमिनल कानून की अगर हम बात करें तो इसके तहत, जैसा कि इसके वर्ड से ही आप समझ सकते हैं, क्रिमिनल कानून के तहत आपराधिक मामलों की सुनवाई होती है, जिसमें जबकि सिविल कानून के तहत शादी ब्याह और संपत्ति से जुड़े मामले को देखा जाता है। तो ये 2 तरह के कानून हैं। हमारे देश में शादी ब्याह को लेकर अलग अलग कानून बनाए गए हैं। अलग अलग धर्मों में अलग अलग कानून हैं। अब आप खबर तो समझिए। मुस्लिम शादी हो, हिंदू शादी हो, ईसाई और सिख की अगर शादी हो तो उसमें अलग अलग कानून हैं। जिसमें देखिए, जैसे मुस्लिम शादियां मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत होती हैं, तो हिंदू शादी के लिए हिंदू मैरिज एक्ट और ईसाई और सिख वर्ग की शादियों के लिए अलग अलग पर्सनल लॉ बनाए गए हैं। अब आप सवाल से खबर के मायने को समझिए।
संविधान में सबको बराबर अधिकार है, तो सबके लिए अलग अलग कानून आखिर क्यों है? ये सबसे बड़ा सवाल है और ये सवाल हमेशा पूछा भी जाता रहा है और पर्सनल लॉ को खत्म करने की मांग भी अक्सर उठती रही है। सबके लिए एक जैसा कानून हो, इसकी मांग भी लगातार लोगों की तरफ से, समाज की तरफ से भी की जाती रही है। उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो चुका है, तो यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड राज्य जो है वो गोवा के बाद पहला राज्य बना है। गोवा में पुर्तगाली सिविल कोड के तहत लागू किया गया था और उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के मायने को आप समझिए, मतलब अब क्या होगा। तो एक समय में एक ही शादी मान्य होगी, बिना रजिस्ट्रेशन के शादी मान्य नहीं होगी। मतलब अगर आपने शादी की है तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, आपने रजिस्ट्रेशन कराया है तभी आपकी शादी मान्य होगी, नहीं तो नहीं होगी। अगर आप लिविंग रिलेशन में भी रह रहे हैं किसी के साथ, तो आपको लिविंग रिलेशन के लिए भी रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा। पति पत्नी दोनों को ही तलाक का समान अधिकार मिलेगा। हलाला और बहु विवाह जैसी प्रथा का अंत होगा। जैसे कि बहुत सारे लोग एक से ज्यादा शादी कर लेते हैं, तो उसका अब अंत हो जाएगा। बेटियों को बेटों के बराबर संपत्ति का हक मिलेगा। कई बार हमने ऐसा देखा है कि बेटों को पूरी संपत्ति दे दी जाती है, बेटियों को उस पर अधिकार नहीं होता, लेकिन अब इसके तहत बेटा और बेटी दोनों बराबर के हकदार होंगे। बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया भी अब पहले के मुकाबले काफी ज्यादा आसान हो जाएगी। अगर कोई दंपति बच्चा गोद लेना चाहता है तो उसकी प्रक्रिया भी काफी आसान हो चुकी है इस कानून के तहत। तो मतलब इस कानून के जरिए कई सारी जो कुप्रथा है उसके खिलाफ चोट किया गया है और ये सीएम की तरफ से भी कहा गया। सीएम धामी ने भी बताया था कि ये जो हम कानून लेकर आ रहे हैं किसी के खिलाफ नहीं, बल्कि कुप्रथा को समाप्त करने के लिए कानून लाया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।